हरे कृष्णा। आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को पर्सनली इनकम टैक्स में नहीं लगता। टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, या इसको कुछ लोग इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी क्लब इन एसएससीज हैंड भी बोलते हैं। या आप देखिए तो एक मैंने लिखा हुआ है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम बोल लीजिए इसको आप। ये है क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, सुनिए। आपने जैसे अभी टैक्स निकालना सीखा था, अब मान लीजिए आप हैं और आपका या आपकी स्पाउस है। स्पाउस समझते हैं कौन? ठीक है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, या हस्बैंड के लिए हस्बैंड भी हो सकता है आज के जमाने में, या वाइफ के लिए वाइफ, एज द केस में भी। ठीक है, ओके। आप हैं और आपके स्पाउस है। आपने जब टैक्स निकालना सीखा तो जो नॉर्मल स्लैब हम लोग ने सीखा था, या हम लोग ने जो कंसेशनल वाला 115 बीएससी भी सीखा था, उसमें बेसिक एग्जिबिशन लिमिट कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जिबिशन लिमिट थी। वो 2.5 लाख रुपए आपके लिए है कि आपके स्पाउस के लिए है, कि दोनों की मिला के 2.5 लाख है, कि दोनों की अलग अलग 2.5 लाख है? क्या है वो? इंडिविजुअल। दैट मींस आपके लिए 2.5 लाख की लिमिट अलग है और आपके स्पाउस के लिए अलग है, और भी जो घर में सदस्य हैं उन सबके लिए 2.5 लाख की लिमिट है। और आपने भी देखा था किसी के लिए अगर सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल स्लैब है, तो 3 लाख 5 लाख वाला भी था। अब जरा समझिए है क्या। आपने पैसा कमाया, आपने इनकम कमाई। आप इनकम कमाएंगे तो आप इनकम टैक्स देंगे। मान लीजिए आपकी इनकम कितनी रही, सपोज करते हैं आपने 5 लाख रुपीस कमाया सैलरी से, और मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसको आपने किराए पे उठा रखा है, 2 लाख रुपए उससे कमाया, और आपका स्पाउस कुछ नहीं करता, सारा खर्चा आप ही उठाते हैं, तो टोटल आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख है। 7 लाख पे जो भी टैक्स बनता है आप वो निकालते हैं, पे करते हैं। आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपने कहा यार टैक्स तो बहुत ज्यादा बन रहा है, जितना भी बन रहा है हम निकालने नहीं वाले, तो आता ही हम सबको। आपने कहा यार एक काम करते हैं, ये जो 2 लाख की रेंटल इनकम मिलती है ये हम दिखा देते हैं अपनी वाइफ के नाम पे। यानी आपने वो इनकम ट्रांसफर कर दी वाइफ के नाम, कि ठीक है आज से 2 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा केस में भी जितनी भी, वो तुम्हारी। और फिर आपने आईटीआर फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने कहा भरते। आपने कहा मेरी 5 लाख की इनकम, 2 लाख की उसकी इनकम। आपकी 5 लाख की इनकम पे 2.5 लाख की छूट अलग मिलेगी, और उसकी 2 लाख की इनकम पे 2.5 लाख की छूट अलग है। तो वाइफ की जो 2 लाख की इनकम है उस पे टैक्स हो गया 0, और आपकी जो 5 लाख की इनकम है उस पे भी टैक्स 0 ही आएगा अल्टीमेटली, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है। 2.5 लाख की तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन आपने एक रिबेट भी पढ़ी थी, कौन सा सेक्शन था? क्या बात है, वेरी गुड, 87 एक रिबेट मिल जाएगी। आपका भी टैक्स 0, उसका भी टैक्स 0, बल्ले बल्ले। अभी क्या, अभी 7 लाख की इनकम आपके हाथ में आ रही थी, टैक्स बन रहा था, आपको देना पड़ रहा था, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। जैसे जैसे आप दिमाग लगाते जाएंगे वैसे वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दिमाग लगाता जा रहा है। बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी, हाँ उसी को बाप कह रहे हैं, यानी आप सब बेटे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबका बाप है। जब लोग ऐसा करने लगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर के आ गया क्लबिंग के प्रोविजंस। उसने कहा कि अगर आप कोई भी एसेट वगैरह अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो साहब उसकी इनकम हम आप ही के हाथ में जोड़ेंगे, आप ही के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, हम स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, यानी ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, ट्रांसफरी के हाथ में नहीं। ट्रांसफरर कौन? जिसने ट्रांसफर किया है। तो यानी अगर आज की तारीख में आपने ये किया तो डिपार्टमेंट कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख की वो रेंटल इनकम वाइफ की, नहीं नहीं, वो आप ही की, आप ही के हाथ में क्लब करेगा, वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब करेगा, और आपकी इनकम वही 7 लाख, और जो भी टैक्स बनता है वही देना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से लोग अपने टैक्स को ना बचाएं। सही तरीका है कि गलत तरीका है? गलत तरीका है टैक्स बचाने का।
सही होता तो फिर ये क्लबिंग क्यों आती, है ना? गलत तरीका। इस तरीके से लोग अपने टैक्स को अवॉइड ना करें, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लाना पड़ा क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, उसमें से मेरे को इंटरेस्ट की इनकम आती है, और भाई मेरी इनकम बहुत बढ़ जाती है, टैक्स बहुत लग जाता है, 10 लाख से ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं, आपको सबको बताया 30% का टैक्स है। मैंने क्या किया, मेरे घर में एक मेड आती है, उसकी कोई इनकम वैसी नहीं थी। हमने क्या किया, हमने एक स्टैम्प पेपर लिया और हमने स्टैम्प पेपर में लिख दिया कि आज से ये डिबेंचर की सारी इनकम तुम्हारी। डिबेंचर नहीं ट्रांसफर करे उसके नाम पे, क्या ट्रांसफर कर दिया, इनकम। सोचो जरा, प्रैक्टिकली सोचो, जेन्युइन केसेस में क्या ऐसा होता है? जेन्युइन केसेस में क्या लोग इतने यहां पे भोले भाले हैं कि इनकम दे दें किसी और को, एसेट खुद रख रहे हैं कि इनकम तुम्हारी? ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऑन पेपर सबने किया, जबकि असलियत यह है कि ब्याज उसको मिलेगा ही नहीं। उसको मिलेगा भी तो उससे कौन ले लेगा, मैं ले लूंगा। तो मैंने ये इसलिए किया कि टैक्स बच जाए। वो ब्याज उसके हाथ में टैक्सेबल दिखा देंगे, 2.5 लाख की छूट उसकी, हमारा टैक्स बच जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ऐसा नहीं होने देंगे। या आप लोग जब बड़े होंगे और आपके चुन्नू मुन्नू होंगे, आपका माइनर चाइल्ड, आपने कुछ एफडीज उसके नाम पे करा दी, आपने पैसा कमाया, आपने बैंक में एफडी करा दी, वो जो एफडी आपने कराई उसके जो ब्याज की इनकम है वो आप ही के हाथ में क्लब होगी, चुन्नू मुन्नू के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो जैसे जैसे लोग अलग अलग चीजें करते गए, वैसे वैसे डिपार्टमेंट क्लबिंग के प्रोविजन लाता गया। इनकम टैक्स में बेसिकली सेक्शन 60 से लेके 64 तक हम कह सकते हैं क्लबिंग के प्रोविजन हैं। शुरुआत करी जाए तो अब आप समझ गए कैसे क्यों लाया गया, अब आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो लेसन क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन 60 से लेके 64। और जब भी हम इनकम की बात करते हैं बेटा, तो हम पॉजिटिव इनकम की भी बात कर रहे होते हैं, एज वेल एज नेगेटिव इनकम की भी बात कर रहे होते हैं। दैट मींस अगर इनकम है तो भी क्लब होगा, और अगर लॉस हुआ तो भी क्लब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 60 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने किसी को भी, दुनिया में किसी को भी इनकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं किया। एसेट की ओनरशिप आप ही ने रखी, और ओनरशिप के अलावा आपने इनकम दे दी। ओनरशिप आपने कही नहीं, वो तो मेरी रहेगी, एसेट की ओनरशिप आपको नहीं देंगे। इनकम ट्रांसफर कर दी, किसको? स्पाउस को करी, मेड को करी, रिलेटिव को करी, फ्रेंड को करी, किसको? किसी को भी, आपका रिश्तेदार हो या ना हो, दुनिया के किसी भी, आपने राह चलते को इधर बुलाया, इधर आओ, आज से ये इनकम तुम्हारी, एसेट मेरा ही है, इनकम तुम्हारी, इससे जो भी आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है दे दो उसको इनकम, लेकिन हमें टैक्स तुम्हीं से चाहिए, हम तो तुम्हारे हाथ में क्लब करेंगे, हम तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल करेंगे। आइए पढ़ के देखते हैं। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। कह रहा है अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो इनकम जो होगी वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? क्या लिखा है? ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्या क्या? पहली कंडीशन, टैक्स पेयर ओन्स एन एसेट, आपके पास कोई एसेट है। दूसरा, द ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, तो क्या ट्रांसफर किया? तीसरी कंडीशन, इनकम फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब समझते हो? भले तुम्हारा रिलेटिव हो या रिलेटिव ना हो, कोई भी। कैसे? अंडर कोई सेटलमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू, कोई भी वर्ड बोल लो कि हमने एक एग्रीमेंट करके किया, हमने सेटलमेंट के लिए किया, कुछ भी, किसी भी रूप में किया हो। बेसिकली है क्या, जरा समझिए। तीन कंडीशन क्या है? पहली, आपके पास एसेट हो, दूसरी, आपने वो एसेट ट्रांसफर नहीं किया, और तीसरी क्या चीज ट्रांसफर कर दी? इनकम। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई तो वो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में होगी? ट्रांसफरर के हाथ में होगी। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मनीष ओन्स डिबेंचर वर्थ ₹10 लाख
ऑफ गौरव लिमिटेड। मनीष के पास डिवेंचर हैं 10 लाख रुपए के, एक कंपनी है गौरव लिमिटेड, उसके इंटरेस्ट इनकम बीइंग ₹1 लाख पर एनम, ब्याज जो मिलता है साल का 1 लाख रुपए मिलता है। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू राज, नाम तो सुना ही होगा। 1 अप्रैल 2022 को उसने ब्याज की इनकम ट्रांसफर कर दी अपने मित्र, किसको? राज को, हिज फ्रेंड, विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ दीज डिवेंचर। डिवेंचर की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। बताइए साहब, 1 अप्रैल 2022 को करी, प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकम तो मिली है राज को, इंटरेस्ट तो मिला होगा राज को, लेकिन टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? मनीष के हाथ में होगा। आंसर पढ़ते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, ऑल्दो भले ही इंटरेस्ट इनकम 1 लाख की इज रिसीव्ड बाय राज, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मनीष एज पर सेक्शन 60। बताइए कोई डाउट हो इस सेक्शन में तो पूछ लीजिए, इजी है। इनकम ट्रांसफर करी और क्या ट्रांसफर नहीं किया? एसेट ट्रांसफर नहीं किया। इनकम ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो आज की तारीख में अगर आप किसी को इनकम ट्रांसफर करते बिना एसेट ट्रांसफर करे तो क्या टैक्स बचा पाएंगे? आंसर इज नो। आपने सोचा यार इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 60 आ चुका है। जैसे ही हम इनकम किसी और के हाथ में दिखाएंगे, एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टैक्सेबल तो मेरे हाथ में ही होने वाली। तो आपने कहा एक काम करते हैं, हम इनकम के साथ साथ एसेट भी किसी और के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। इनकम भी ट्रांसफर कर देते हैं और एसेट भी। जैसे इनकम भी ट्रांसफर करेंगे और एसेट भी ट्रांसफर करेंगे, सेक्शन 60 के दायरे से तो बाहर हो गए। 60 में तो क्लबिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि 60 में क्लबिंग तो तब होती जब एसेट ट्रांसफर ना किया होता, सिर्फ इनकम करी होती। हमने कहा यार 60 से बचने के लिए एसेट भी ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन एक दिल में डर है यार, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किसी को ही ऐसे एसेट भी दे दें, कल को उसने धोखा दे दिया तो क्या होगा? तो हमने क्या किया, हमने ना ट्रांसफर डीड में क्लॉज डाल दिया। हमने अपने मेड के नाम, जो भी मेरे पास एफडी थी, डिवेंचर था, जो भी एसेट था, हमने अपनी मेड के नाम उसको ट्रांसफर कर दिया, मेड हो, फ्रेंड हो, कोई भी, कि आज से ये डिवेंचर्स तुम्हारे हुए, इसकी इनकम भी तुम्हारी, डिवेंचर भी तुम्हारे, लेकिन हमने एक क्लॉज डाल दिया, लेकिन जब मैं चाहूंगा तो मैं ये डिवेंचर की ओनरशिप वापस ले लूंगा। क्या मतलब? मैंने ट्रांसफर किया, लेकिन क्या लिख दिया उसमें? जब मैं चाहूंगा तब मैं वापस ले लूंगा। इस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? रिवोकेबल मींस जो कैंसिल हो सकता है, जो वापस हो सकता है। तो हमने उसमें एक डीड डाल, उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि जिस समय भी मैं चाहूंगा, तुम्हारे जीते जी भी मैं वापस ले लूंगा और आपको वापस देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, हमने कहा यार बड़े चैन की सांस मिली। गवर्नमेंट ने कहा तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। सेक्शन 61 आ गया। 61 कहता है कि अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया है एसेट का, तो भी उसकी इनकम ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के हाथ में नहीं होगी। यानी इस केस में भी मेड के हाथ में या जिसको भी हमने ट्रांसफर किया उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मेरे हाथ में। तो इससे बढ़िया तो हम उसमें क्लॉज डालते ही नहीं रिवोकेबल का। बोलो हां या नहीं? तो वो लेके भाग जाती, अगले दिन कहती तुम कौन? आप समझे? वो भी अपने एक मेड को रख लेती। तो भाई टैक्स बचाना है, लेकिन ऐसा काम नहीं करने वाले अपन लोग। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा काम ना करें, इसलिए 61 आ गया। क्या है? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर वैसे रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए सुनिए, हम लोग अपने इनकम टैक्स में रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट सेक्शन 61 में उसको बोलते हैं जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी हम वापस ले सकते हैं। मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ट्रांसफरी के जीते जीते भी हम उसको वापस ले सकते हैं, तो वो है रिवोकेबल ट्रांसफर। किसके जीते जी? ट्रांसफरी के, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी
ट्रांसफरर कैन रिवोक द ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर को रिवोकेबल बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसके जीते जी वापस नहीं ले सकते, हमने उसमें लिख दिया कि तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हारा ही, हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम जब मर जाओगी तब हमारा हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफर को रिवोकेबल नहीं बोलते, इसमें क्लबिंग नहीं होती। तो रिवोकेबल ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर होता है? विच ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी कैन बी रिवोक्ड। और अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया है उसके में भी इनकम आप ही के हाथ में, यानी ट्रांसफरर के हाथ में ही क्लब होगी एज पर सेक्शन 61। सर ये सेक्शंस अपने को याद करने कोई ज्यादा जरूरत नहीं, कंटेंट जरूर पता होना चाहिए। देखते हैं क्या है रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब। रिवोकेबल ट्रांसफर मींस द ट्रांसफरर ऑफ एसेट, जिसने एसेट ट्रांसफर किया है, द ट्रांसफरर ऑफ एसेट एज्यूम्स अ राइट, उसके पास एक अधिकार है, का एक अधिकार टू रीएक्वायर एसेट और इनकम, एसेट को या इनकम को रीएक्वायर कर सकता है फ्रॉम सच एन एसेट एट एनी टाइम इन फ्यूचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के जीते जीते भी हम उसको वापस ले सकते हैं, तो वो रिवोकेबल होता है। आप बताइए जितने मार्केट में जेन्युइन ट्रांसफर होते हैं, ये तो टैक्स बचाने के लिए हुआ, जेन्युइन ट्रांसफर रिवोकेबल होते होंगे कि इरिवोकेबल? मान लीजिए आपने किसी से पुरानी कार खरीदी, जरा सुनिएगा, कार खरीदी, उसने कहा कि ठीक है हम 50,000 की आपको कार बेच दे रहे, आपने 4,000 दिए, कार ले। अब वो क्या उसमें डीड में लिख देता है कि जब मैं चाहूंगा ये कार तुमसे ले लूंगा? जेन्युइन केसेस में नहीं होता ना, जेन्युइन तो इरिवोकेबल। आप मार्केट में गए, आपने कहा एक बढ़िया सा एक टीवी दिखाओ, एलईडी दिखाओ, 85 इंच का एक 8-10 लाख का एक टीवी आपने खरीदा, क्या टीवी वाला ये लिख देता दे रहे हैं लेकिन जब चाहेंगे वापस ले आएंगे घर पे? है उससे कोई लेना देना है? नहीं, आप जाकर के उसको गंगा जी में बहा दें, आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपका हो गया। तो जेन्युइन केसेस ही रिवोकेबल होते हैं। तो रिवोकेबल जहां है वहां इसका मतलब आप टैक्स में कोई झोलझाल कर रहे थे, और झोलझाल कर रहे हैं सेक्शन 61। 61 कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे कुछ नहीं कह रहा कि हम ये प्रूव करेंगे तो ये होगा, नहीं, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम क्लब होगी। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है अगर कोई पूछे तो बता देना, विच कैन बी रिवोक्ड, दैट इज रीएज्यूम, ट्रांसफरर कैन रीएज्यूम एसेट और इनकम at any time during the lifetime of transferee, होता है रिवोकेबल। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर मींस द ट्रांसफरर ऑफ एसेट assumes a right to reacquire asset or income from such an asset at any time in future during the lifetime of the transferee, where a person transfer any asset to any person with a right to revoke the transfer। आपने एसेट ट्रांसफर किया किसी को भी यहां पे भी मतलब यही है, रिलेटिव को किया हो या नॉन रिलेटिव को किया हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपने अधिकार अपने पास क्या रखा, विद राइट टू रिवोक द ट्रांसफर। अगर ऐसा किया तो सारी इनकम जो ट्रांसफरी को मिल रही है वो टैक्सेबल होंगी, किसके हाथ में इंक्लूड होंगी? ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होंगी। आपने सेक्शन 60 पढ़ा, 61 पढ़ा, दोनों ही केसेस में आपने किसको ट्रांसफर किया हो 60 या 61 में? क्या रिलेटिव को लिखा था, क्या स्पाउस को लिखा था? नहीं, किसी को भी ट्रांसफर किया हो। 60 में था एसेट ट्रांसफर नहीं किया, इनकम ट्रांसफर कर दी। 61 में है एसेट भी ट्रांसफर किया लेकिन रिवोकेबल। बात आपको समझ में आई? पक्का? कोई टेंशन नहीं। आपने कहा यार अगर सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, और अगर एसेट भी ट्रांसफर कर रहे हैं रिवोकेबल करके तो भी फंस रहे हैं। इररिवोकेबल आप अपने किसी अननोन को करना नहीं चाहोगे, धोखा मिल सकता है। आपने एक दिमाग लगाया, आपने कहा यार ठीक है यार 60 61 दोनों में फंस रहे हैं। आपने कहा एक काम करते हैं, आपने वो एसेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, रिवोकेबल नहीं लिखा। आपने कहा यार तो घर की बात है, रिवोकेबल लिख देंगे तो 61 में फंस जाएंगे, और एसेट नहीं ट्रांसफर करेंगे, केवल इनकम ट्रांसफर करेंगे, 16 फंस जाएंगे। आपने क्या किया, आपने वो एसेट, मान लीजिए आपके पास अगेन एफडी थी, आपने बैंक में 1 करोड़ की एफडी करा रखी है, मान लो साल का 7 लाख रुपए ब्याज आ रहा है। आपने उस एफडी का ब्याज अपने हाथ में ना टैक्सेबल करने के लिए, वाइफ के हाथ में करने के लिए क्या किया, एफडी वाइफ के नाम कर दी, एक ट्रांसफर डीड बनाई कि आज से ये एफडी वाइफ की हुई, रिवोकेबल वगैरह कुछ नहीं डाला, एफडी ट्रांसफर कर दी, एसेट ट्रांसफर कर दी, एसेट भी तुम्हारा, इनकम भी तुम्हारी, हम वापस नहीं ले सकते। लॉ मेकर कह रहा है ऐसे में भी हम क्लबिंग करेंगे। आप समझ रहे हैं क्यों? ये तो घर की बात है, लोग नहीं तो प्लानिंग करने लगेंगे। कहां लिखा है सर ऐसा? आइए जरा समझते हैं, यहां पे
ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ा रहा हूं। इनकम टू स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर। आपने क्या ट्रांसफर कर दिया? एसेट ट्रांसफर कर दिया। किसको? पड़ोसन को नहीं, किसको? स्पाउस को। स्पाउस का मतलब हस्बैंड ने वाइफ को, या आइदर केस वाइफ ने हस्बैंड को, दोनों ही केसेस में ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अच्छा, इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी अगर ये चार कंडीशन पूरी हो गई। पहली, द टैक्सपेयर ट्रांसफर्स एन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस। यहां लिखा है ना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करके अंडरलाइन कर लो, वहां लिख दो बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड। लिख दो वहां पे जो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। कहां लिखना है? यहां लिखा ना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे अंडरलाइन करके यही लिख लो ऊपर ही उसके छोटा छोटा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर income from house property head, under income from house property head, income from house property head as per section 27 of deemed ownership, as per section 27 of deemed DEEMED of deemed ownership। ये जो लिखवाया है ना, ये बाद में ही समझाऊंगा, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब ये समझाऊंगा, वहां आएगा। ठीक है ना? ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। द टैक्सपेयर, पहली कंडीशन बिना ब्रैकेट के पढ़ रहे, द टैक्सपेयर ट्रांसफर्स एन एसेट। अच्छा, आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया, आपने एफडी वगैरह डिबेंचर वगैरह ट्रांसफर कर दिया, किसको? टू हिज और हर स्पाउस। हिज और हर समझ गए ना? ठीक है। दूसरी कंडीशन, चारों की चारों पूरी होनी चाहिए। दूसरी, द एसेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब सर, मतलब समझिए, हस्बैंड और वाइफ में दोनों में झगड़ा हो गया। हस्बैंड ने वाइफ से पूछा जान छोड़ने का क्या लोगी? वाइफ ने कहा ये 1 करोड़ की एफडी मेरे नाम कर दो। उसने कहा लो अभी कर देते हैं और डिवोर्स के पेपर साइन करो फटाफट। उसने 1 करोड़ की एफडी हस्बैंड ने किसको दे दी? वाइफ को। क्यों दे दी? फॉर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रहने के लिए। ऐसे केस में क्लबिंग नहीं होती। ऐसे केस में सुन लो मेरी पूरी बात को, क्लबिंग नहीं होती। मतलब सर इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन किसके हाथ में होगी? ट्रांसफरी के हाथ में होगी, ट्रांसफरर के हाथ में नहीं होगी। तो कब क्लबिंग नहीं होती? या तो हस्बैंड ने वाइफ, जब मैं बोलता हूं ना तो मेरा वाइस वर्सा भी चलता है, वाइफ ने हस्बैंड भी आप मान सकते हैं। ठीक है, आपने हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया फॉर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो क्लबिंग नहीं होगी। या फिर और कब क्लबिंग नहीं होती वो भी सुन लो। हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया लेकिन बदले में एडवोकेट कंसीडरेशन ले ली, पैसे ले लिए, या कोई भी ऐसी कंसीडरेशन में भी इन काइंड भी ले ली। एडवोकेट कंसीडरेशन मतलब ठीक ठाक कंसीडरेशन, उस एसेट के बराबर की कंसीडरेशन ले ली, तो भी क्लबिंग नहीं होगी, तो भी ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट, क्लबिंग कब होगी? क्लबिंग तब होगी जब स्पाउस को ट्रांसफर किया और एडवोकेट कंसीडरेशन भी नहीं मिली और साथ में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस भी नहीं है, डाइवोर्स का केस भी नहीं है, एडवोकेट कंसीडरेशन भी नहीं मिली और दोनों अलग अलग भी नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? तो क्लबिंग होगी। कब क्लबिंग नहीं होगी? या तो एडवोकेट कंसीडरेशन, कोई भी एक बात पूरी हो जाए, एडवोकेट कंसीडरेशन मिली हो तो भी क्लबिंग नहीं होगी, या फिर और लिखा, या फिर अलग अलग रहने के लिए। बात समझ में आई? अब दूसरी कंडीशन फिर से बढ़ते हैं, कब क्लबिंग होगी? एसेट इज ट्रांसफर अदरवाइज देन, यानी ना ये केस था ना ये केस था, ना ही एडवोकेट कंसीडरेशन मिली ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस था, क्लबिंग होगी। और तीसरी कंडीशन, ये चारों पूरी होनी चाहिए कि कोई एक पूरी हो जाए? चारों की चारों पूरी होंगी तो ही क्लबिंग होगी। पहली क्या थी, फिर से पढ़ रहा हूं, आपके पास एसेट था जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को। दूसरी, आपके स्पाउस को जिसको आपने ट्रांसफर किया उसने ना आपको एडवोकेट कंसीडरेशन दी ना आपकी जान छोड़ी। ठीक है, जान छोड़ी वाला लिख मत आना।
न्यू सिलेबस वाले सारे एग्जाम्पल समझो दे रहे हैं, वो सारे डांटी पाना वहां पे कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने वाइफ को कहा, दोनों में लड़ाई हुई, उसने कहा जान छोड़ने का क्या लोगी। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताते हैं कि क्लास इंटरेस्टिंग रहे और आपको आगे तक याद रहे, रिटेन रहे। ठीक है, देख के आना क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, नहीं तो वो घर तक आएंगे सम्मान करने आपका। ठीक है, ओके। तो ऐसे ट्रांसफर किया है और ना ही एडवोकेट कंसीडरेशन मिली, ना ही इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस है। और तीसरी कंडीशन, द एसेट मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। इसका क्या मतलब है? हस्बैंड ने वाइफ को कार दी, कार गिफ्ट करी, वाइफ ने वो कार, हस्बैंड ने मान लो वाइफ को ऑडी गिफ्ट करी, वाइफ ने वो ऑडी बेच के ट्रक खरीद लिया। अब वाइफ ट्रक चलाती है, ट्रक से इनकम आती है, क्लब होगी यस और नो? आंसर इज यस। लिखा है स्पाउस ने जो ट्रांसफरी हो उसने वो एसेट उसी फॉर्म में रखा हो या किसी और फॉर्म में रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड ने वाइफ को डिबेंचर गिफ्ट करे, वाइफ ने वो डिबेंचर रिडीम करा ली और बैंक में एफडी करा दी। अब एफडी से भी आ जाता है, टैक्सेबल होगा, क्लब होगा यस और नो? बिल्कुल होगा। तो एसेट में बी हेल्ड इन द सेम फॉर्म और मे बी इन डिफरेंट फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग। चौथी बात बहुत जरूरी, रिलेशनशिप एज स्पाउस should exist on both date, that is the date of transfer and the date on which income accrues or arises to the transferee। क्या बोल गए? रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की, स्पाउस की रिलेशनशिप दोनों डेट पे होनी चाहिए। दोनों डेट मतलब जिस डेट को आपने एसेट ट्रांसफर किया था और जिस डेट को आपने एसेट ट्रांसफर किया और जिस डेट को इनकम मिली, जो टैक्सेबिलिटी की बात हो रही। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपकी शादी तय हो गई, ठीक है, आपने अपने होने वाले या होने वाली को एसेट पहले ही ट्रांसफर कर दिया। आप इनकम टैक्स के जानकार हैं, आप पहले ही बिल्कुल कह सकते हैं ध्यान से चल रहे थे। तो आपने लेट्स से एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड को एसेट ट्रांसफर कर दिया, वाइस वर्सा गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को, ठीक है। तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को एसेट ट्रांसफर कर दिया, अभी वो वाइफ नहीं बनी थी, बाद में फिर फेरे हो गए और वो वाइफ बन गई आपकी और फिर इनकम आई। बताइए क्लबिंग होगी यस और नो? आंसर इज नो। बात समझ में आई? टैक्स प्लानिंग सिखा दी कि नहीं? लेकिन देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही आपने एसेट ट्रांसफर किया शादी से पहले वो 9-2-11 ना हो जाए, फिर आप किसी उसकी शादी में जाके कहीं खाना ना खा रहे हो, ठीक है, तो टैक्स बचाने के लिए एसेट भी चला जाए, होने वाला या होने वाली भी चली जाए। ऐसी प्लानिंग करना जो ठीक हो, ठीक है। तो आखिरी कंडीशन ये है कि रिलेशनशिप दोनों डेट पे होनी चाहिए। मान लो जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर किया, मिस्टर एक्स ने, उस दिन तो उसकी शादी थी, मतलब शादी हो चुकी थी, और जब इनकम आई तब तक दोनों अलग अलग हो चुके थे कि हम तो भी नहीं झेल पाएंगे। अब क्लबिंग होगी यस और नो? नहीं होगी क्लबिंग, ठीक है। आप लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, हम तो भी नहीं झेल पा, बड़े अच्छा, अरे सिर्फ मजाक चल रहा है, सिर्फ मजाक है और इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन बताइए, एसेट ट्रांसफर किया किसको? स्पाउस को। दूसरी कंडीशन जल्दी बताओ। ना ही एडवोकेट कंसिडरेशन मिली, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस था। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन नहीं, एक डिस्क्लेमर टाइप का कह सकते हैं, है ना, कंडीशन ऐसा सच नहीं हुई। तीसरी ये है कि उसी फॉर्म में रखा हो या डिफरेंट फॉर्म में रखा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात, दोनों समय पे शादी होनी चाहिए। शादी मतलब 2 बार शादी नहीं करनी, शादी सस्टेन होनी चाहिए। किस समय पे? जिस समय ट्रांसफर हो उस समय भी दोनों शादीशुदा हो, और जिस समय इनकम जनरेट हो उस समय भी दोनों अलग ना हुए हो, शादीशुदा हो। अगर ऐसा हो गया तो क्लबिंग होगी। इतनी बात आपके दिमाग तक गई, जहन तक गई? यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ। नहीं आपका डाउट है? एक इलस्ट्रेशन ले ले फिर करें, छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। नोट अभी ऊपर के 2 पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन लेते फिर आपका डाउट देखते हैं। एक्स
ट्रांसफर 500 डिबेंचर्स ऑफ एसडीएफसी टू हिज वाइफ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स ने 500 डिबेंचर्स उसके पास एचडीएफसी के थे, लेट्स से उसने अपनी वाइफ के नाम उसको ट्रांसफर कर दिया बिना एडुकेट कंसिडरेशन के। बताइए क्या करें? क्लबिंग होगी, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके हाथ में इंक्लूड होगा? एक्स के हाथ में। आंसर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट इनकम ऑन दीज डिबेंचर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब आप अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर फायदा ये हुआ, देखिए बात समझिए, कह रहे हैं जैसे सपोज करिए, कह रहे हैं मान लीजिए इनकी शादी होने वाली है, ठीक है, आप लोग को इनवाइट किया है इन्होंने कि नहीं किया है? ठीक है, इनकी शादी होने वाली है और इन्होंने पहले ही ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसे में क्लबिंग इनके हाथ में नहीं होगी, यानी शादी से पहले ही अपनी होने वाली को इन्होंने एसेट ट्रांसफर कर दिए। उधर पंडित जी फेरे पढ़ रहे थे, उधर ये एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, ये लो आज से ये सब तुम्हारा हुआ, है ना। कह रहे सर ऐसे में क्लबिंग नहीं होगी। हमने कहा नहीं। कह रहे तो फिर वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बताओ। उसके हाथ में होगा। कह रहे फिर फायदा ही क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एग्जेम्पशन उसको अलग मिल जाएगी 2.5 लाख की, आपको अलग मिल जाएगी। बट मेरी एक बात रख लेना, ऐसा करना नहीं। बहुत ही भरोसा हो आपको तो ही ऐसा करना, नहीं तो फिर जो चला गया, ठीक है, ऐसा ना हो फिर आप फेरे ले रहे हो, घूंघट उठा के देखे तो। चलिए ठीक है, एक बात तो ये समझ में आई। अच्छा, और सर इसमें 2 नोट भी आपने लिख रखे। बिल्कुल बेटा। सर ये क्या 2 नोट लिखे हैं? सेम सेक्शन है सर। सेक्शन से याद ना करें ना करो कोई बात नहीं, कंटेंट पता होना चाहिए। नोट क्या लिखे हुए हैं मैं आपको पहले समझाता हूं, नोट का मतलब क्या है, नोट के अंदर क्या लिखा है, फिर पढ़ेंगे। इधर मेरी तरफ देखिए। मान लीजिए आपने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया, उस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्लब होगी, अगर सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपने स्पाउस को ट्रक ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, है ना। आपने उसको ट्रक ट्रांसफर कर दिया। स्पाउस ट्रक चलाता है या चलाती है, उससे जो भी भाड़ा मिलता है, जो भी इनकम मिलती है, वो ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में होगी? ट्रांसफरर, आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। ये बात तो तय है, अगर वो बाकी कंडीशंस पूरी होती है आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। इसके बाद क्या हुआ, जो भी भाड़ा मिल रहा था, जो इनकम हो रही थी, वो ट्रांसफरी ने क्या किया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। भाड़ा मिला उसको, इनकम है, आपके हाथ में टैक्सेबल हो गई। पैसा जो उसको मिला, मान लो उसको मिला 5 लाख रुपए भाड़ा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया। और उसने क्या किया, ट्रांसफरी ने उस 5 लाख की बैंक में एफडी करा दी। करा सकते कि नहीं, कि जुर्म है? करा सकते, बैंक में एफडी करा दी। और फिर उस 5 लाख रुपए की इनकम जो बैंक में एफडी कराई थी, उस पर भी ब्याज मिला। अगले साल क्या हुआ, उस पर भी इनकम हुई 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी, मान लो 50,000 का ब्याज मिला। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन ऑफ एसेट, एसेट में बढ़ोतरी होना। इसकी क्लबिंग नहीं होती, ये टैक्सेबल उसी के हाथ में होगा, ट्रांसफरी के हाथ में। सर फिर से एक बार समझाइए, फिर से एक बार समझिए। ट्रक वाला एग्जांपल दोबारा रिपीट करते हैं। आपने ट्रक ट्रांसफर किया स्पाउस को, उससे जो इनकम आएगी वो आपके हाथ में ही क्लब होगी। उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट करके कोई और इनकम आती है, उस इनकम पे इनकम आती है, उस इनकम पे इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वो क्लब नहीं होती, क्योंकि वो स्पाउस की, वो क्लब, वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। क्लब नहीं होती मतलब टैक्सेबल तो होगी, लेकिन उसी के हाथ में, ट्रांसफरी के हाथ में। इसको कहते हैं एक्रीशन। पढ़ते हैं जरा नोट क्या लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट एनी इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट में बढ़ोतरी हुई is not to be included with the income of transferor. ट्रांसफरर के हाथ में नहीं जोड़ी जाएगी। That is the income arising on transferred asset alone have to be clubbed. ट्रांसफर्ड एसेट वाली इनकम क्लब होगी। However, income earned by investing such income, अगर वो इनकम भाड़ा जो मिला उसको इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने पे उस भाड़े पे भी इंटरेस्ट मिला या कोई और इनकम, क्या वो भी टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। However, income earned by investing such income cannot be clubbed. बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल सुन लीजिए। चलो वही ट्रक वाले को और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। आपने अपने स्पाउस को ट्रक दिया,
ट्रक से जो भाड़ा आता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। उसको भाड़ा मिला 5 लाख, उसने उससे एक छोटी लोडर और खरीद ली, छोटी गाड़ी, छोटी पिकअप टाइप की, छोटा हाथी बोलते हैं मार्केट में बहुत सारा। एक बार हमने क्लास में बोला छोटा हाथी, तो एक बच्चा हमसे बाद में पूछता है सर कितना छोटा हाथी। हाँ मतलब लिटरली, और मैं उसको छोटा हाथी, मैं इसलिए छोटा हाथी कोई हाथी नहीं, वो गाड़ी का एक नाम है ना, छोटी लोडर वो एक हाथी है, उसको छोटा हाथी लोग मार्केट में। तो आपने एक लोडर उसने खरीद ली, यानी आपने ट्रक दिया, ट्रक से 5 लाख की इनकम हुई, वो 5 लाख की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल, और उस 5 लाख की इनकम से ट्रांसफर इन एक छोटा हाथी और खरीद लिया, वो भी भाड़े पे चलवाती है। और वो जो भाड़े पे चलती है उस पे जो भाड़ा आएगा वो आपके हाथ में क्लब नहीं होगा, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर के हाथ में। क्लियर? एक बार के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि हस्बैंड ने वाइफ को काऊ गिफ्ट करी, ये क्वेश्चन था, एग्जाम का आया हुआ था, सीए फाइनल का क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत साल पहले का। हस्बैंड ने वाइफ को काऊ गिफ्ट करी, उस काऊ से मिल्क की इनकम जनरेट हुई, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? हस्बैंड के हाथ में। उस काऊ ने एक काफ को जन्म दिया, वो काफ भी बड़ा हुआ, वो भी काऊ बन गई, उससे मिल्क की इनकम हुई, वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब नहीं होगी। क्लियर हो गया? एक्रीशन का मतलब आप सब समझ गए, बढ़ोतरी किस तरीके से, एग्जाम्पल क्लियर हो गए? ठीक है, ओके जी ओके। इलस्ट्रेशन इस पे भी देखते हैं, फिर एक नोट और है वो भी समझ लेंगे। इलस्ट्रेशन, सपोज ए ट्रांसफर सर्टेन शेयर्स टू हिज वाइफ बी, ए ने अपनी वाइफ बी के नाम कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सच शेयर, उन शेयर्स पे वाइफ को डिविडेंड मिला। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे डिविडेंड को? डिविडेंड को तो क्लबिंग करेंगे और हस्बैंड यानी ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सच शेयर आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए। अब आगे क्या हुआ ध्यान से समझना, बी ने सेल कर दिए वो शेयर, यानी कुछ टाइम बाद बी ने, वाइफ ने वो शेयर बेच दिए, बेचने पे कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन क्या होता है? जैसे मान लो वो शेयर खरीदे गए थे 100 रुपए के, बिक गए 500 के, तो 400 का और मुनाफा, वो भी टैक्सेबल होता है हमारे इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन के एंड में। सपोज बी ने सेल कर दिए शेयर और कुछ कैपिटल गेन हुआ, बताओ अब किसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा? वो भी नहीं, अभी एक्रीशन तो हुआ ही नहीं, अभी तो वही एसेट की बात ही कर, हमने आपको जो एसेट दिया था, आप समझिए मेरी बात, हमने जो एसेट आपको दिया, हमने अपनी वाइफ को नाम पे, हमने अपने स्पाउस के नाम पे जो एसेट दिया, उस एसेट से जो इनकम आएगी वो सब मेरे हाथ में क्लब होगी। जैसे हमने शेयर दिए तो शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल, उस शेयर को बेचने पे कैपिटल गेन आएगा वो भी मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा। हाँ, डिफरेंट फॉर्म वाला पॉइंट है, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। कह रहा है इफ बी सेल्स अ शेयर एंड मेक सम कैपिटल गेन, सच गेन आर आल्सो टैक्सेबल इन ए। ये एक्रीशन हुआ ही नहीं, आप समझे? एक्रीशन कब होता? मान लो शेयर ने बच्चे दिए, बच्चे मतलब उस शेयर ने बोनस शेयर दिए, हमने वाइफ के नाम शेयर्स ट्रांसफर कर दिए रिलायंस के, बाद में रिलायंस ने बोनस शेयर्स इशू करे। बोनस शेयर समझते हो कि नहीं? समझते हो ना, है ना? फ्री फंड में जो मिल जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना पैसे दिए, वाइफ को कुछ बोनस शेयर मिल गए, वो जो बोनस शेयर मिले उस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्लब नहीं होगा, वो उसी के हाथ में होगा। वो बोनस शेयर बिकेगा, उसमें कैपिटल गेन भी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो ओरिजिनल शेयर, जो शेयर मैंने उसको दिए थे, उस पे जो कैपिटल गेन आएगा बेचने पे, या उस पे जो डिविडेंड आएगा, वो सब किसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? मेरे। कई बात दिमाग के अंदर नहीं गई? गई कि नहीं गई? एक बार फिर से समझें। चली गई क्या? यस सर किसमें आया? एक बार फिर से समझाएं कि चली गई दिमाग? यस सर क्या था? चली गई। अच्छा, सपोज ए ट्रांसफर सर्टेन शेयर टू हिज वाइफ बी, dividend received on such share are taxable in the hands of A. If B sells the share and makes some capital gain, such gain are also taxable in A's hand. यानी क्लबिंग इसकी भी होगी। But अब ध्यान से पढ़ना, but suppose now from the dividend money, हस्बैंड ने वाइफ को शेयर्स गिफ्ट करे, वाइफ को शेयर पे डिविडेंड मिला, डिविडेंड टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग होगी। बाद में वाइफ ने क्या किया? उस डिविडेंड को कहीं पे जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और उस डिविडेंड पे ब्याज कमाया या कोई इनकम कमाई, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। यानी इनकम पे इनकम कमाई है उसकी नहीं होगी। सपोज नाउ डिविडेंड मनी जो बी को मिली थी, बी ने क्या किया? उस डिविडेंड मनी से और शेयर खरीद लिए, बैंक में एफडी करा दी, शेयर खरीद लिए, डिवेंचर कुछ भी कर लिया, बी ने और शेयर खरीद लिए और उस पे भी उसको डिविडेंड मिला, उस नए शेयर पे भी। बताओ इसकी क्लबिंग होगी? यस और नो? आंसर इज नो, सच डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल टू ए। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? वाइफ के हाथ में ही। और जो ओरिजिनल शेयर जो हस्बैंड ने वाइफ को दिए थे, उस पे तो जब जब हर साल डिविडेंड मिलता रहेगा वो सब क्लब होता रहेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट आता है दिमाग में?
नहीं, दूसरा एग्जांपल, सपोज ए ट्रांसफर सर्टेन शेयर टू हिज वाइफ बी. If B receive certain bonus share on the shares transferred by her husband, and later on she receive dividend on such bonus share, the dividend shall not be included in the income of transferor. क्यों? Because bonus share तो हमने थोड़ी ना ट्रांसफर करे थे. एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? कह रहा है ए ने ट्रांसफर करे कुछ शेयर अपनी वाइफ के नाम पे, बाद में क्या हुआ, वाइफ को उनपे बोनस शेयर मिले. वाइफ को क्या मिला? बोनस शेयर मिले. और वाइफ ने वो बोनस शेयर पे बाद में उस पे डिविडेंड भी मिला. बताओ, बोनस शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा कि वाइफ के हाथ में? ये जब मैं हस्बैंड वाइफ बोल रहा हूं, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये उल्टा भी हो सकता है. कोई भी स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड. ठीक है ना? यानी अल्टीमेटली ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर के हाथ में क्लबिंग नहीं होगी. यहां तक बात समझ में आई? एक नोट और है, एक नोट और है. ये क्या है, पहले ये भी समझा देते हैं. एक होती है पिन मनी, सुई लगी हुई मनी नहीं. पिन मनी क्या होती है? हस्बैंड बेसिकली वाइफ को कुछ पैसे देता है उसकी खुद की पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए. जो वाइफ की, ये ठीक है, थोड़े बहुत पैसे पॉकेट, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है मम्मी पापा से, वैसे हस्बैंड नॉर्मली कल्चर है, मान लीजिए वाइफ को कुछ पैसे देता है, 1000 2000 5000 10,000 रुपए हर महीने के देता है कि आप अपना ऊपर ब्यूटी पार्लर जाना है, जहां जाना है, अपने पर्सनल नीड के लिए खर्चा करो. अब है क्या, हमारे इंडिया में जो लेडीज हैं उनको मां लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, कई बार वो दुर्गा भी बन जाती हैं. अब वाइफ ने क्या किया, उसमें से कुछ पैसा बचाती रही. वाइफ बड़ी समझदार थी, पूरा खर्चा नहीं करती थी, थोड़ा पैसा जोड़ती रही. और उसने, वाइफ ने उस पिन मनी से थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के कहीं पे कोई एफडी करा दी. बात समझ रहे हैं? उस एफडी पे ब्याज मिला, उस एफडी पे ब्याज मिला. अब सवाल आता है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के हाथ में कि वाइफ के हाथ में? इस पे केस हुआ. एसएससी का कहना था भाई ये तो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, डिपार्टमेंट कहना था नहीं नहीं तुम्हारे हाथ में क्लब होगा. केस हुआ, कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं देखिए जी, ऐसा इतना भी हम नीचे नहीं गिर सकते. अगर वाइफ को पिन मनी मिली थी और उसने पैसा बचा के इन्वेस्ट किया तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस पे हम क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेंगे. दैट मींस टैक्सेबल होगा लेकिन वाइफ के हाथ में ही रहेगा. मतलब अगर वाइफ की टोटल इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स बनता नहीं है, क्लब नहीं होगा. बात समझ में आ गई? पढ़ के देखते हैं. और इसका मतलब ये नहीं कि पिन मनी में आप कह रहे हैं हर महीने 1 करोड़ रुपए देते हैं अपनी वाइफ को. हाँ, समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ये नोट, ये केस के हिसाब से है, बट केस के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से है. अगर फैक्ट चेंज हो गया बहुत भयानक, कोई आप कह रहे हैं पिन मनी दिया करते हैं उसको, उसमें से उसने बचा लिया, तो फिर वो डिसीजन कुछ और ही आएगा, ये नहीं आएगा. पिन मनी मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट, थोड़े बहुत अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं लिखी यहां पे कि थोड़ा बहुत अमाउंट का मतलब इतने रुपए, जिसको हम आमतौर पे मान लें कि हाँ ठीक है यार इतना दिया जाता है. आपको भी जैसे पॉकेट मनी मिलती है तो एक लिमिट पे मिलती होगी, सबकी अपनी अपनी जिसकी जैसी क्षमता, उसका मम्मी पापा उतने पॉकेट मनी. आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? किसको किसको पॉकेट मनी मिलती है? चीने का नहीं, चिंता ना करो, बस बाकी किसी को पॉकेट मनी नहीं मिलती. बहुत बढ़िया, जो जो मम्मी पापा पॉकेट मनी नहीं देते हम तो उनके साथ है, हमें क्योंकि कभी नहीं मिली. पॉकेट मनी देनी नहीं चाहिए. खैर वापस आते, बच्चा बिगड़ जाता है. देखते हैं क्या लिखा है. इफ सम पिन मनी इज गिवन टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, नाइदर द सेविंग्स आउट ऑफ पिन मनी nor the income earned with the help of savings out of pin money can be included in the income of husband. कह रहा है अगर कोई पिन मनी वाइफ को मिली थी हस्बैंड के द्वारा, तो पिन मनी जो वो बचा रही है ना वो टैक्सेबल होगी, ना पिन मनी से कोई अगर इनकम हुई तो ना वो टैक्सेबल होगी. क्लियर हो गया? क्या क्या थी? 4 कंडीशंस थी. क्या क्या थी? पहली कंडीशन, ट्रांसफर किया हुआ एसेट स्पाउस को. दूसरा, एडुकेट कंसिडरेशन हो, मतलब एडुकेट कंसिडरेशन ना हो, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो. तीसरा, मे बी सेम फॉर्म हो, मे बी डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफर ही अपने पास रखे. और चौथी बात बड़ी जरूरी, रिलेशनशिप यानी हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप दोनों समय पे होनी चाहिए. पक्का समझ में आ गया? अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, ध्यान से बताइएगा. एक केस लॉ के आधार पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ये एक्चुअल में एक केस हुआ, उसके आधार पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और देखते हैं आप क्या बताते हैं. और बस इसमें बता दें, आपके दिल से जो आंसर है वो बताना, ठीक है ना? बगल वाले का सुन के नहीं. एक केस हुआ, मैं आपको समझाता हूं क्या था. एक केस हुआ, एक एसएससी ने
अपनी वाइफ के नाम कुछ एसेट ट्रांसफर किया, उसे इनकम आई, असेसिंग ऑफिसर ने उसको नोटिस दिया कि ये इनकम वाइफ की ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में क्लब होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो तुम्हारे हाथ में क्लब होगी, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी। हस्बैंड ने कहा नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, इसकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, मेरे हाथ में नहीं क्लब होगी, उसी के हाथ में होगी। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा कैसे भाई, कंडीशन तो पूरी हो रही है, ना ही एडवोकेट कंसिडरेशन है, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कंडीशन तो पूरी हो रही है ना। असेसिंग का नहीं सर, एडवोकेट कंसिडरेशन है, हमने एडवोकेट कंसिडरेशन ली है, हमने वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया, लेकिन एडवोकेट कंसिडरेशन बदले में हमें मिली है। असेसिंग ऑफिसर कहता है दिखाओ कहां बैंक स्टेटमेंट लाओ, कितने पैसे मिले, क्या मिला। एसएससी कहता है अरे सर लॉ पढ़िए, एक्ट पढ़िए, एक्ट में वर्ड यूज है एडवोकेट कंसिडरेशन, एक्ट में ये थोड़ा ना यूज है एडवोकेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, एक्ट में लिखा है एडवोकेट कंसिडरेशन, एडवोकेट मॉनेटरी कंसिडरेशन थोड़ा ना लिखा है। एओ कह रहा है कहना क्या चाहते हो, एओ समझ गए ना, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का ऑफिसर, एओ बोलते हो उसको, ठीक है ना। एओ कह रहा है कहना क्या चाहते हो भाई, क्या मिला है फिर तुमको। उसने कहा सुनो सर, हम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ ने मेरे से कहा था कि ये एसेट मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मैं उसको ये एसेट ट्रांसफर नहीं करता तो वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली जाती और मैं जी नहीं पाता, मैं मर जाता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैंने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो एसेट ट्रांसफर किया, बदले में हमको नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिला है, बदले में मेरे को मेरी जान बची है। क्या जान से बड़ी कोई एडवोकेट कंसीडरेशन हो सकती है दुनिया के अंदर? क्या जान की कोई कीमत आप लगा सकते हैं? उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। असेसिंग ऑफिसर ने कहा आप अपने ऊपर सर रख के देख लीजिए। असेसिंग ऑफिसर ने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। केस गया कोर्ट तक और थोड़ी देर के लिए आप सब बन जाइए कोर्ट के जज। एक तरफ एओ है और एक तरफ एसएससी है। एसएससी समझ गए ना, टैक्स पेयर। एसएससी कह रहा है सर क्या बात कर रहा है एओ, इसको एडवोकेट कंसीडरेशन नहीं बोल रहा, एक्ट में अगर ऐसा ही था तो एक्ट में लिखना चाहिए था एडवोकेट मॉनेटरी कंसीडरेशन। और असेसिंग ऑफिसर कह रहा है ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है यार, छोड़ के चली जाती दूसरी मिल जाती। जज साहब बिल्कुल शांत बैठे हैं, आप लोग हैं जज साहब, सोच लीजिए, समझ लीजिए और फैसला दीजिए, एओ के फेवर में दीजिए या एसएससी के फेवर में, जो दिल से आवाज आए, जो दिल से आवाज आए वो करिए। एक तरफ एओ है, एक तरफ एसएससी है। सबने सोच लिया है क्या? चलो मैं एक बार पोल कर लेता हूं, है ना, एक बार पोलिंग कर लेता हूं। पहले कौन सा उठाएं हाथ? एओ बोले। चलिए एओ के फेवर वाले कितने? वेरी गुड वेरी गुड, एओ एओ एओ, हम एओ के साथ हैं। हमें दुनियादारी में कोई भी हमारे अंदर भावना नहीं है, ये सब इतने बच्चे भावना रहित हैं, कोई भावनाएं नहीं, ठीक है। और कितने लोग एसएससी के साथ है? ठीक है, केवल एक बच्चा एसएससी के साथ है, बाकी सब एओ के साथ है। कई बार ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक ही सही होता है, कोई और एसएससी के साथ जाना चाहता है नहीं। अच्छा, आप एसएससी के फेवर में डिसीजन देंगे, कुछ थोड़ा बहुत रीजन बता दीजिए क्यों? ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में जाहिर सी बात है कहीं नहीं लिखा है तो कैसे फिर हम मना कर दे। और बाकी लोग में से जो बोल रहे हैं कि भैया एओ के फेवर में देंगे, उसमें से कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई फिजिकल कंसिडरेशन हो, फिजिकल बोले तो उसकी जान बच गई नहीं, वो चला जाता, उसका फिजिकल सब खत्म हो जाता दुनिया में। टेंजिबल वर्ड कहां लिखा है? टेंजिबल इसमें कहीं नहीं लिखा है, टेंजिबल होना चाहिए है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अरे उसकी वैल्यू इक्वल छोड़िए, ज्यादा थी। आप सोचिए उसकी जान की कीमत लगा रही हैं। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट नहीं है, दोनों रहे साथ में ही रहे हैं। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस हुआ ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं। हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करता था, वाइफ कह रही है कि भैया तुम्हारे साथ अगर रुकना है तो ये एसेट मेरे नाम कर दो।
कंसिडरेशन को कैश में कन्वर्ट कर सके तो वो अपनी किडनी बेच सकता है और जी गया, बच गया। बताइए साहब, बताइए क्या कहते हैं ऑनलाइन वाले, क्या बोल रहे हैं? अगर 3-4 फेरे के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर के, अरे मालिक अभी शादी नहीं हुई, शादी उस समय होती है जब सारे फेरे कंप्लीट हो जाए। आपने हिंदी पिक्चरें नहीं देखी हैं क्या? हिंदी पिक्चरों में क्या होता है, फेरे हो रहे होते हैं, 2-3 फेरे होते हैं और दूर से मार खाता हुआ शाहरुख खान आ रहा होता है हीरो के, रुक जाओ ये मेरी है। तो शादी तब होती है जब पंडित जी को आप दक्षिणा दे दें, पंडित जी कहें सिंदूर भर दो, ठीक है, वो सारी चीजों के बाद शादी होती। 3-4 फेरे हुए, अभी शादी नहीं हुई। मतलब हद है एग्जाम। चलो आप बताओ क्या करें? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखिए जज साहब ने कहा कि एसएससी सही कह रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। कोई चेंज करना चाहेगा एक बार आंसर अपना? नहीं, मैं मौका देता हूं बार बार आपको, बाद में नहीं कहना। नहीं, आप चेंज करना चाहेंगे? अच्छा आप आ जाइए एओ के फेवर में। नहीं, जज साहब ने कहा एसएससी एकदम सही कह रहा है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इस दुनिया में होता है। लोग प्यार मोहब्बत में जाने क्या कर कुछ नहीं कर गुजरते। लोग कहते हैं चांद सितारे तोड़ लाएंगे। सुनते जाइए, अब जज साहब बोल रहे हैं, होता है कि नहीं? प्यार में इंसान पागल हो जाता है। जज साहब ने कहा उसको छोड़ो, हम ही पागल हो गए थे। लेकिन जब साहब ने कहा कि सब एसएससी की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आज हमने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिया तो हर अगला इंसान यही कहेगा कि हमने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दिया था। ऐसे भले ही दोनों एक दूसरे का चेहरा ना देखते हो, अलग अलग कमरे में रहते हो, क्योंकि इस चीज को आप नाप नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात को? कौन किससे कितना प्यार करता है, इस चीज का कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। हर दूसरा इंसान यही कहेगा हमने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही किया है। कोई बोलेगा क्या कि नहीं किया? और कैसे आप प्रूव करेंगे? दिल निकाल के देख, तेरा ही नाम होगा। दिल थोड़ा ना निकाल देंगे, उसका नाम तो उसमें ऐसे भी निकलने वाला। तो भाई जज साहब ने कहा नहीं सर, एसएससी से कहा ऐसा नहीं हम कर पाएंगे, हमें कोई कंसिडरेशन चाहिए। हाँ, मे भी मॉनेटरी फॉर्म में हो, मे बी इन एनी अदर फॉर्म हो, बट दिखनी चाहिए। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को एडुकेट कंसिडरेशन नहीं माना जाता और क्लबिंग होगी। समझ गए हैं? ए जीत गया, ठीक, समझ गए, क्लियर हो गया। अब बताओ और कोई आपका डाउट है पूरे में किसी में? और 3-4 फेरे वाला महिमा आपका डाउट क्लियर हो गया ना? तो शादी नहीं हुई, शादी 3-4 फेरे होते ही आप ऐसे ट्रांसफर कर दें, देख लीजिएगा उसके बाद वो फेरे ले या ना ले। शादी तो उस दिन से, जिस दिन 7 फेरे हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो वो तो बैकडेट बनता है। तो ना, तो जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट मिला उस दिन शादी हुई, शादी तो पहले हो गई। जिसके भी धर्म में जैसे भी शादी होती है, तो जिस दिन हुई है ना उस दिन शादी हो गई, बाद में मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, उस सबके प्रूफ्स लग जाते हैं कि हाँ ये घटना होती हुई हमने देखी थी, विटनेस हो जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नहीं, ठीक है जी, ये बात अपने को समझ में आ गई। और अगर आप ऐसा करेंगे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलें। ओके, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आप सब एक बढ़िया कोर्स कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको एक बढ़िया डिग्री मिल जाएगी। आपको डिग्री मिल गई, आपको डिग्री मिलने के बाद आप बढ़िया किसी कंपनी में जॉब करने लगे, एक अच्छी पोजीशन पे आ गए, बढ़िया आपको तनख्वाह मिलने लग गई। कितनी तनख्वाह सोच रहे हैं? कितनी? 50,000? 50,000? अरे बोल ही रहे हैं तो 1 करोड़ बोल लेते हैं कि नहीं? तो आप मान लीजिए आपको बढ़िया साल का 1 करोड़ का पैकेज मिलने लग गया, अच्छी पोजीशन पे उस कंपनी में आप थे। आपने कहा यार 1 करोड़ की सैलरी मिलती है लेकिन टैक्स बहुत बन जाता है। आपने कहा एक काम करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखा देते हैं कि मेरा या मेरी स्पाउस भी यहां पे काम करती है। आपकी शादी हुई थी, जो भी आपका स्पाउस या स्पाउस थी, उसके पास ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं था, उसको जॉब आमतौर पे जल्दी उस तरीके की नहीं मिल सकती। बट आपने कंपनी में से कहा कि एक काम करो, इसको भी जॉब पे रख लो। कंपनी कह रही है अरे क्यों रख ले सर,
आप करें नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप हमको 1 करोड़ देने वाले थे, आप एक काम करिए 50 लाख हमको दे दीजिए, 50 लाख उसके हाथ में दिखा दीजिए, या 80 लाख मेरे हाथ में दिखा दीजिए, 20 लाख उसके हाथ में दिखा दीजिए, एनी केस। यानी एक तरीके से ऑन पेपर्स आपने अपने स्पाउस को उस कंसर्न पे, जॉब पे रखवा दिया। कैसी कंसर्न? कंसर्न मींस मे बी कंपनी, मे बी कोई पार्टनरशिप फर्म, मे बी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके की, जहां पे आपकी चलती थी। ऐसी जगह तो आप करा पाओगे कि कहीं पे भी करा लोगे जहां पे आपकी सुनी जाती थी, चलती थी। अच्छा, हम लोग इनकम टैक्स में कहां पे बोलते हैं कि हमारी चलती होगी, या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। क्या हो? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कंपनी है, मान लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी है, तो उस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स आपके पास हो। तो मान लीजिए कंपनी में आप जॉब करते हैं जिस कंपनी के 20% और मोर इक्विटी शेयर आपके पास है, या आपके पास थोड़े हैं, थोड़े आपके रिलेटिव्स के पास है, मिला के 20% या उससे ज्यादा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है कि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल बड़ा इंटरेस्ट है आपकी उस कंपनी में चलती है। सब लिखा मिलेगा आपको, सुनते जाइएगा। या फिर मान लीजिए आप किसी जगह जॉब करते हैं, कंपनी नहीं है, कोई और है, मे बी पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म में कैसे देखते हैं हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। पीएसआर कभी छोटे में हो सकता, कभी सुनाओ, है ना, स्कूल में पार्टनरशिप वगैरह। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% या उससे ज्यादा है, तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां पे आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस काम कर रहा है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिग्री के। ऐसे केस में उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ और आपने सोचा एक काम करते हैं थोड़ा टैक्स बचा लेते हैं, 20 लाख उसके हाथ में दिखा देते, टैक्स बच जाएगा ना। 1 करोड़ पे पूरा टैक्स निकालोगे ज्यादा आएगा, 20 लाख उसके में अलग निकालोगे, 80 लाख अपने में निकालोगे, 2.5 लाख की छूट उसको, फिर 5% वाला से ले, फिर 20%, फिर 30% वाले। ऐसे नहीं तो आप समझ रहे हो ना, लॉ मेकर कह रहा है ऐसा हो नहीं पाएगा सर। अगर ऐसा हुआ तो पूरी 1 करोड़ आप ही के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, वो 20 लाख भी आप ही के हाथ। क्या क्या बातें पूरी हो? क्या क्या बातें पूरी हो? आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब कि अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो उस कंपनी के आपके पास 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मे बी पार्टनरशिप फर्म है, एनीथिंग, एलएलपी समथिंग, तो वहां पे पीएसआर आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% या उससे ज्यादा हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका या आपकी स्पाउस काम करता है या करती है बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नॉलेज के, या बिना किसी एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट उस जॉब को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उस जॉब को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे केस में जो सैलरी मिल रही है उस स्पाउस को, यानी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। समझ में आ गई बात पूरी? पढ़ के देखते हैं जरा। इनकम टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न in which concern means maybe company, maybe partnership firm, maybe LLP, maybe any form of business. Income to spouse from a concern, किसमें, कौन सी concern? In which such individual has substantial interest. पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। If following conditions are satisfied, then salary income जो spouse की होगी would be taxable in the hands of individual. यानी आपके हाथ में जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। क्या क्या 2 कंडीशन है? पहली, द टैक्सपेयर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न, आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी, स्पाउस ऑफ द टैक्सपेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबव मेंशन्ड कंसर्न विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों बातें पूरी हो गई तो फिर इनकम जो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाली है। एक काम कर लो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब यहां पे लिखवा देता हूं मैं, एक नोट छोटा सा लिख दो, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो। देखो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, हेडिंग डालो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बोलू, नेक्स्ट लाइन लिखना, इन केस ऑफ कंपनी,
in case of company, in case of company, individual along with his relative, individual along with his relative holds 20% or more equity shares. Individual along with his relative hold 20% or more equity share. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस समझ गए, पहला वाला जो हो गया कंपनी, दूसरा मतलब एनी अदर केस, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी लिख रहा हो तो लिख सकते हो, इन एनी अदर केस इंडिविजुअल along with his relative have 20% or more profit sharing ratio. 20% or more profit sharing ratio. बात समझ में आ गई? पक्का? किसके हाथ में क्लब होगी? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। कोई डाउट? अच्छा, अगर मान लो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों जॉब करते हैं तो भी क्लबिंग होगी। सुनते जाना। मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों के पास 20% या उससे ज्यादा के शेयर है और दोनों जॉब करते हैं, ऐसे में सर किसके हाथ में क्लबिंग होगी? ऐसे में बेटा जिसकी अदर इनकम हायर होगी, अदर इनकम मतलब ये वाली इनकम को छोड़ के, सैलरी को छोड़ के और भी जो अगर कमाया हो, कहीं पे ब्याज कमाया हो या कहीं कुछ भी जो भी इनकम हो, वो हम निकाल लेंगे कि हस्बैंड की अदर इनकम कितनी है, वाइफ की अदर इनकम कितनी है। जिसकी बाकी अदर इनकम हायर होगी उसी के हाथ में दोनों की सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो फिर जिसकी अदर इनकम हायर होगी। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन, नोट, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ have substantial interest, where both husband and wife have substantial interest in the concern and both are in receipt of remuneration, दोनों को मिल रहा है। remuneration from such concern is to be included in the total income of the husband or wife, जिसकी total income ज्यादा होगी। total income means ये वाली इनकम को छोड़ के बाकी इनकम जिसकी ज्यादा होगी उसी के हाथ में ये इनकम भी जोड़ देंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? एक बात और समझा दे, मैंने यहां लिखी नहीं लेकिन समझा देते, अगर याद रह गई तो ठीक है, नहीं तो भूल जाए, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा। एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दोनों का था, दोनों जॉब करते थे और इस साल हमने निकाला हस्बैंड और वाइफ की, किसकी अदर इनकम ज्यादा है? वाइफ की। मान लो अदर इनकम ज्यादा है तो ऐसे केस में वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वाइफ की भी सैलरी और हस्बैंड की भी सैलरी। और एक साल किसी के हाथ में टैक्सेबल हो गई, हर साल फिर उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब एक बार जैसे वाइफ के हाथ में हो गई तो हर साल फिर हम चेक नहीं करते, फिर बार बार नहीं चेक करते हर साल कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है। एक बार वाइफ के हाथ में हो गई तो जीवन भर वाइफ के हाथ में, हस्बैंड के हाथ में हो गई तो जीवन भर हस्बैंड के हाथ। हाँ, अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे, एओ चाहे तो वो चेंज कर सकता है। अगर एओ को लगता है कि नहीं अब इसके हाथ में भी करना है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके चेंज कर सकता है, नहीं तो एक बार जिसके हाथ में हो गई फिर उसी के हाथ में आगे तक टैक्सेबल होगी। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया आपको। हाँ, जब क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर क्लबिंग के प्रोविजन ही नहीं अट्रैक्ट हो रहे तो ये सारी बातें खत्म है। हाँ, अगर क्लबिंग प्रोविजन मान लीजिए दोनों के पास अपनी नॉलेज, दोनों बढ़िया सीएस हैं तो क्लबिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना जी, दोनों के पास डिग्री है भैया, काबिलियत है कि नहीं है? आगे चले अच्छा, एक्सलेस्टेशन पढ़ो जरा, क्या लिखा है। एक्स हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए लिमिटेड, एक्स का ए लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और मिसेज एक्स इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू जस्टिफाई द रेम्युनरेशन। बताओ क्या होगा? ठीक है जी, बिल्कुल सही। इन दिस केस सैलरी इनकम जो मिसेस की है वो टैक्सेबल होगी मिस्टर के हाथ में। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन ए कंपनी वेयर मिसेस पी होल्ड्स 21% इक्विटी शेयर। कितने परसेंट?
हाँ, और कब से है ये शेयर? कह रहे मिसेस पी हैज बीन होल्डिंग शेयर बिफोर मैरिज विद मिस्टर पी। शादी से पहले से शेयर्स। और मिस्टर पी को सैलरी मिलती है बहुत ज्यादा, 1500 रुपए महीने की। किसके हाथ में टैक्सेबल करे? मिसेस की मिस्टर। मिसेस के पास ये शेयर शादी के बाद नहीं खरीदे, शादी से पहले से हैं। क्या यहां पे मैंने ऐसी कोई कंडीशन पढ़ाई कि शादी के पहले होने चाहिए कि बाद में होने चाहिए? नहीं पढ़ाई। तो किसी भी समय शेयर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सैलरी मिली तब तो मिसेस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। यस और नो? आंसर इज यस। क्लबिंग होगी, मिसेस के हाथ में टैक्सेबल होगा। द होल सैलरी 18,000 के 18,000 कैसे हो गया? ऊपर तो 1500 है, 1500 पर मंथ है, तो साल का 18,000 हो गया। वो इंक्लूड होगी मिसेस के हाथ में, प्रोवाइडेड मिस्टर पी के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो। अगर मिस्टर पी के पास कुछ है उस रेम्युनरेशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो फिर टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल होगी, लेकिन क्लब नहीं होगी। मतलब अगर मिस्टर पी के पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज या डिग्री या एक्सपीरियंस कुछ भी एक है जिससे वो रेम्युनरेशन अपना जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर पी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये सब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर मिसेस के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। इट इज इममटेरियल कि मिसेस के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पहले था कि बाद में था, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? मान लीजिए पूरा क्वेश्चन जो इस समय दिख रहा है सेम रहता, ये 21% की जगह ये होता लेट सपोज 18%। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहता। आप मत काटिएगा, आप सिर्फ आंसर दीजिएगा, बाकी तो मैं डिलीट ही कर दूंगा। आप अपनी नोट्स में ओरिजिनल ही रहने दीजिएगा। अगर ये 18 होता तो फिर क्या आंसर होता? फिर क्लबिंग होती कि नहीं होती? क्लबिंग नहीं होती। और किसके हाथ में टैक्सेबल होता? मिस्टर पी के हाथ में ही सैलरी टैक्सेबल होती। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग। ठीक, बस यही पूछ रहे थे। आप लोग का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं? सेक्शन 60 पढ़ा आपने? सबसे पहले मैं रिवाइज करा रहा हूं क्या क्या पढ़ा आपने, ले चलता हूं आपको ऊपर। सेक्शन 60 पढ़ा, जहां पे आपने पढ़ा, आपने इनकम ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। और इसमें था क्या है, किसी को भी क्या हो, रिलेटिव हो, नॉन रिलेटिव हो, स्पाउस हो, है ना, कोई भी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लबिंग होगी। 61 में किसी को भी ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर किया, लेकिन रिवोकेबल किया। उसके बाद आपको मैंने ये वाला पहले पढ़ाया, कुछ भी पढ़ा सकते थे, ये मेरा मन था पढ़ाने का तो मैंने ये पहले पढ़ा दिया। आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, अगर पूरी हो रही तो भी क्लबिंग होगी। और फिर अभी ये पढ़ाया, आपकी स्पाउस जॉब करती है या करता है जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी क्लबिंग होगी। बताओ यहां तक में आपको कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। क्लियर है? आपने सोचा यार ये तो इनकम टैक्स वाले कहीं से छोड़ ही नहीं रहे, कुछ भी कर ले, क्लबिंग कर देते हैं उठा करके। वाइफ के नाम पे कर दें, क्लबिंग कर देते हैं, इसकी जॉब लगवा दें तो भी क्लबिंग कर रहे हैं, सब जगह आप देख रहे हैं क्लबिंग कर रहे हैं। आपने सोचा एक काम करते हैं, वाइफ के नाम एसेट ट्रांसफर नहीं करते, वाइफ के नाम करेंगे क्लबिंग हो जाएगी। आपने कहा एक काम करते हैं, सन्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। सन्स वाइफ कौन हुई? बहू रानी। किसने किया? ससुर जी ने ट्रांसफर करा एसेट की सासू मां ने? किसी ने भी, किसी ने भी। लॉ मेकर कह रहा है सर अगर आपने ऐसा किया तो भी क्लबिंग होगी। और ससुर जी या सासू मां एज द केस में भी जिसने भी ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगी। पढ़ के देखते हैं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, if the following conditions are satisfied, income from asset transferred to son's wife shall be taxable in the hands of taxpayer who has transferred asset. क्या क्या कंडीशन? पहली, एसेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ। दूसरी, एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। किसको दी? सन्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करो। और दूसरी, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। यहां पे एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट नहीं लिखा, हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है, तो सन्स वाइफ है ना, ठीक है, ओके। और तीसरा, एसेट में बी हेल्ड बाय ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। तो बड़ा सिंपल है, अगर ये तीन बातें पूरी हो रही हैं तो जो भी सासू मां या ससुर जी जिसने भी ट्रांसफर किया है उसके हाथ में ही वो इनकम टैक्सेबल होगी। कोई डाउट किसी का? नहीं? पक्का? हाँ जी।
तो भी क्लबिंग होगी। मैं समझा देता हूं इनका डाउट क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हस्बैंड ने वाइफ के नाम ट्रांसफर किया और वाइफ ने सन्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे क्या राइता समझा रहे हैं, ये थोड़ा फैला के। हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने सन्स वाइफ को भी दिया। क्या क्लबिंग होगी? आंसर इज यस। सर किसके हाथ में होगी? ओरिजिनल चलो कहां से चला था ये? हस्बैंड ने ट्रांसफर किया था वाइफ को, तो वाइफ के हाथ में क्लबिंग होगी कि हस्बैंड के हाथ में? हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग होगी। इवन आप वाइफ को नहीं करते, जैसे इसमें इनडायरेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। मतलब जैसे यहां पे सन्स वाइफ को था, तो मान लीजिए आपने अपने दोस्त को, दोस्त के नाम, सन्स वाइफ को भी नहीं वाइफ को भी नहीं, दोस्त के नाम ऐसे ट्रांसफर किया, और फिर दोस्त ने धीमे से आपकी बहू के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो भी आप यहां फंसेंगे। ये जितने सेक्शंस है ना, इसमें डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं। और कोई डाउट किसी का? पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो आप पूछते हैं तो मैं अच्छा लगता है। एज अ गिफ्ट ही तो हुआ, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन होता ही गिफ्ट है, नहीं दे सकते। दे सकते हैं लेकिन क्लबिंग होगी, देने में मनाही नहीं है, आप दीजिए। लेकिन इनको दुख मालूम किस चीज का हो रहा है कि कल को जब शादी होगी तो गिफ्ट भी नहीं दे सकते वाइफ को। दे सकते हो बेटा, क्लबिंग होगी। जैसे मान लो तुमने अपनी वाइफ को एक रोज दे दिया, रोज रोज नहीं, रोज फूल दे दिया, क्लबिंग होगी कि नहीं? अरे कोई क्लबिंग का मतलब है, उसमें कौन सी इनकम हो रही है? इनकम होगी तो क्लबिंग की बात आएगी ना। आपने फूल खरीदा मार्केट से और वाइफ को दे दिया, क्लबिंग का कोई मतलब ही नहीं, इनकम ही नहीं हुई ना। नहीं समझे? अब मान लो वाइफ ने क्या किया, वो फूल उठा के बाहर बेच आई, आप 10 का खरीद के लाए तो 20 का बेच आई, 10 की इनकम हुई, अब क्लबिंग होगी। समझ गए? समझ गए। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को नहीं? अच्छा, आपने क्या किया, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे इनकम कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, कुछ एफडी वगैरह माइनर के चाइल्ड के नाम पे कर देते हैं। या क्या डाउट आ रहा है सर? अगर स्पाउस क्वालिफाइड है बट वो काम नहीं करती है कंपनी में तो क्या होगा? देखिए ये चीजें क्या है ना, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, एओ को, एओ को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर एओ सेटिस्फाई हो गया कि हाँ वो काम करती है और क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप एओ को संतुष्ट नहीं कर पाए तो क्लबिंग होगी। ठीक है ना जी? हाँ, तो मैं कहा था, हाँ लोग क्या करते हैं, अक्सर अपने ना माइनर चाइल्ड के नाम कुछ एफडीज वगैरह करा देते हैं। ऐसे केसेस में जो भी इनकम मिल रही है वो माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऐसे केस में मम्मी या पापा जिनकी अदर इनकम हायर है, अगर माइनर की कोई इनकम हुई है तो क्लब होगी मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम हायर होगी उसके हाथ में। अदर इनकम मतलब वो वाली छोड़ के, माइनर वाली इनकम छोड़ के, बाकी मम्मी ने कहीं से जहां जहां से पैसा कमाया, किसी भी सोर्स से, पापा ने जहां जहां से कमाया, अलग अलग देखेंगे। मान लो पापा ने कमाया 7 लाख, मम्मी ने कमाया 70 लाख, तो टैक्सेबल होगी, क्लब होगी वो जो माइनर की इनकम है मम्मी के हाथ में। और अगर पापा की अदर इनकम ज्यादा होती है तो पापा के हाथ में। एक बार जिसके हाथ में क्लब होगी फिर आगे से उसी के हाथ में होगी। ठीक है, तो माइनर की जो भी, मेरी तरफ देखते रहिए फिर बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इधर सुन लीजिए 5 मिनट मेरे को। माइनर की जो भी इनकम होगी वो क्लब होगी पेरेंट्स के हाथ में जिसके अदर इनकम ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो इनकम माइनर ने मैनुअल वर्क करके कमाई है तो क्लबिंग नहीं होगी। मैनुअल वर्क मतलब मान लीजिए वो किसी चाय की दुकान में काम करता है, चाइल्ड लेबर, लॉ मेकर कहता है ऐसे में हम क्लबिंग नहीं करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। किसके हाथ में? माइनर के हाथ में। माइनर से टैक्स ले लेंगे। हाँ, अगर उसकी साल की इनकम 2.5 लाख या उससे कम होगी तो टैक्स जीरो बनेगा। नहीं समझे? माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, फिर बाद में हम उसकी इनकम निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। 2.5 लाख तक की होगी तो कोई टैक्स नहीं, उससे ज्यादा होगी तो टैक्स देना। और इवन आप जानते हैं 5 लाख तक भी 87A की रिबेट मिल जाएगी, क्लबिंग नहीं होगी। या फिर माइनर ने वो इनकम अपने टैलेंट से कमाई है, माइनर ने इनकम, माइनर इंडिया टीवी में बैठा हुआ है, वहां बता रहे पिछले जन्म में
मेरे चाचा ने मेरा खून किया था। उसको पुनर्जन्म की बातें याद आ रही हैं। न्यूज चैनल वाले दिखा रहे, देखिए ये चाचा ने खून किया था। वो गांव बता रहा है, गांव का नाम, हमारी टीम वहां तक पहुंची तो हाँ गांव मिला, हाँ घर भी मिला, और एक चाचा भी थे। वो जो जो बता रहा है वो सब सही दिख रहा है। उस माइनर को पैसे मिल रहे हैं, रिस्पेक्टिव वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है अलग बात है, लेकिन वो अपने टैलेंट से कमा रहा है। और कैसा टैलेंट हो सकता है? यूट्यूब हो सकता है, बहुत से माइनर एक्टिंग करते हैं, तारक मेहता में नहीं बच्चे आते हैं, इनकी तो समझिए लॉटरी लग गई। जब एपिसोड शुरू हुआ तो छोटे छोटे थे, कितने बड़े बड़े हो गए। एफडी करा लिए वहां पे, अपने जीवन बीमा करा लिया वहां तारक मेहता में। हाँ, तो मुझे और क्या चाहिए? या बहुत से डांस शो आते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कॉमेडी शो आते हैं। ये जो भी अपने टैलेंट से कमा रहा है, ऐसे केसेस में क्लबिंग नहीं होती। टैक्सेबल होता है किसके हाथ में होता है? माइनर इटसेल्फ। या फिर कब और क्लबिंग नहीं होगी वो भी समझ लीजिए, अगर वो माइनर किसी बीमारी से गुजर रहा है। 80U एक सेक्शन है, 80 और बड़ा यू, उसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, लिपोर्सी क्यूर्ड, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल इलनेस, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अगर किसी बीमारी से गुजर रहा है तो भी क्लबिंग नहीं होगी, भले उसने अपने टैलेंट से कमाया हो या एफडी की इनकम हो, कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। अगर 80U की बीमारी से गुजर रहा हो, बीमारी से नहीं गुजर रहा है तो क्लबिंग होगी। लेकिन अगर टैलेंट से कमाया होता या मैनुअल वर्क करता तो फिर क्लबिंग हम नहीं करते। कब नहीं करते? जब 80U की बीमारी से होता, कि बीमारी हो ना हो। नहीं, टैलेंट वगैरह है तो बीमारी नहीं देखने वाले। टैलेंट है, मैनुअल वर्क है, इस सब में तो क्लबिंग होनी ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? और बाकी कुछ है तो फिर क्लबिंग होने वाली है। यानी ना 80U की बीमारी है, ना खुद के टैलेंट से कमाया, ना मैनुअल वर्क से कमाया, तो क्लबिंग होगी। किसके हाथ में होगी? जिसकी अदर इनकम मम्मी या पापा में ज्यादा होगी। हाँ, इसमें एक बढ़िया चीज क्या है, छूट मिलती है थोड़ी। 1500 रुपए की पर चाइल्ड की छूट होती है। 1500 रुपए की साल की, महीने की नहीं, पर चाइल्ड 1500 की छूट। मतलब मान लो आपने माइनर के नाम एफडी कराई, एफडी में ब्याज मिला साल का 10,000, तो मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में जोड़ा जाएगा ब्याज, लेकिन 10,000 नहीं टैक्सेबल करेंगे, 8500 टैक्सेबल करेंगे, 1500 की छूट मिल जाएगी। तो बचा हुआ 8500 टैक्सेबल करेंगे। इतनी बात आप समझ पाए? पक्का? अगर मान लीजिए पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, अलग अलग हो चुके हैं, तो फिर बिल्कुल ठीक, जो अपने साथ उस समय बच्चे को छीन के भाग गया था, मेरा बच्चा है, उसके हाथ में क्लबिंग होगी। या मान लो एक पेरेंट कोई है ही नहीं, है ना, सिंगल पेरेंट है, तो फिर जो बचा है उसके हाथ में क्लबिंग होगी। इतनी बात समझ गए? पक्का? पढ़ के देखते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 1A, ऑल इनकम ऑफ माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट। यानी माइनर की इनकम टैक्सेबल होगी लेकिन पेरेंट का। अच्छा, माइनर होता कौन है? छोटा बच्चा मतलब कितना छोटा? 18 ईयर से जो कम का हो। 18 के होते ही माइनर नहीं होते। आप सब 18 के हैं, कम के हैं? बता दो। वैसे तो उम्र पूछनी नहीं चाहिए लड़कियों से, खास करके 18 से कम के हैं ज्यादा, तो आप सब माइनर नहीं है, जो भी हैं जितने के भी, ठीक है। हाउएवर ध्यान से समझना, हाउएवर इनकम ड्राइव बाय माइनर फ्रॉम मैनुअल वर्क or from any activity involving his skill, talent, specialized knowledge, experience, ये सब क्लब नहीं होती, will not be included in the total income of his parent. Income of minor include होगी in the income of that parent जिसकी total income excluding ये माइनर वाली इनकम हटा के बाकी इनकम जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो, मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में माइनर की इनकम जोड़ी जाएगी। और सर एक बार जोड़ दी गई तो हर साल फिर बेटा उसी के हाथ में जोड़ी जाएगी। एक बार अगर मम्मी के हाथ में जोड़ दी गई तो हर साल मम्मी के हाथ में, पापा के हाथ में जोड़ दी गई तो पापा के हाथ में। हाँ, अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो चेंज कर सकता है, अगर एओ को लगता है चेंज करना जरूरी है तो वो चेंज कर सकता है, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन विद दैट ऑफ वन पेरेंट, किसी भी एक हाथ में टैक्सेबल एक बार हो गई तो इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब विद दैट पेरेंट ओनली इन सब्सिक्वेंट ईयर। द असेसिंग ऑफिसर मे हाउएवर क्लब माइनर इनकम विद दैट ऑफ अदर पेरेंट, अगर उसको लगता है कि दूसरे के हाथ में जरूरी है, लेकिन दूसरे के हाथ में करेगा तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब समझते हैं? अपनी सफाई में आपको कुछ कहना हो तो वो एक बार पूछ लेता है तो वो कर सकता है, यो चाहे तो चेंज कर सकता है, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता।
अगला पॉइंट, अगर मम्मी पापा की साथ में ही नहीं रहते, मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सबसिस्ट, इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट जो छीन के ले गया था बच्चे को, वो मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर वो माइनर किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, कौन सी डिसेबिलिटी, जो 80U में लिखी है, आपको बीमारियां याद नहीं करनी है, तो मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए 2-4 बीमारियों के नाम आपको बता दिए थे। ऐसे में 80U की बीमारी से गुजर रहा है तो वो 80U की बीमारी वाले के लिए हम पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। और अगर माइनर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो माइनर शादीशुदा हो या कुवारा हो, क्लबिंग होगी। यानी अगर ये पॉइंट में ये लिखा है, अगर वो माइनर मैरिड डॉटर भी है तो भी क्लबिंग होगी। वैसे तो माइनर की शादी कराना अपराध है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है वो जो अपराध है वो जिस लॉ में होगा वो पुलिस पकड़े, हमसे क्या लेना देना, हम तो अपनी क्लब है, हमें टैक्स दो। आप समझिए, हमारे यहां पे लीगल तरीके से कमाओ या इलीगल तरीके से, हमें टैक्स दो, हमसे बाकी कोई लेना, बाकी तो दूसरे लॉ समझिए ना, सबका ठेका इन्होंने थोड़ा ना लिया है। ठीक है, ओके सर, छूट बता दो। छूट 1500 की छूट दे देंगे बेटा। कितनी छूट दे देंगे? 1500। इन केस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल दैट इज पेरेंट इंक्लूड्स income of his minor child, such parent shall be entitled to exemption of 1500 in respect of each minor child. मान लीजिए आपके 10 minor child है हंसी आ जाती तुम लोग को, बताओ यार, 10 की इनकम है तो 1500 की छूट सबके लिए मिलेगी कि केवल एक के लिए? सबके लिए 1500 की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मान लो अगर सपोज करो आपका एक ही माइनर चाइल्ड है, महंगाई बहुत है, और उस माइनर चाइल्ड की पूरे साल की इनकम है इंटरेस्ट से कमाया 1200 रुपए, तो छूट कितनी? अब सुन, क्वेश्चन समझ गए? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका एक ही माइनर चाइल्ड है, उसके नाम आपने एफडी कराई, साल में ब्याज मिला 1200 रुपए का, तो मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, बट छूट मिलेगी। छूट कितनी मिलेगी? 1200 की 1500? 1200 ही मिलेगी ऐसे केस में, ऐसा थोड़ी ना होगा कि छूट 1500। भाई इनकम जितनी होगी वो या 1500, दोनों में जो कम होगी उतनी तो छूट दे पाएंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का ऐसा थोड़ी ना कि -300 टैक्सेबल कर दे, ऐसा नहीं। तो ये लिखा है, हाउएवर इनकम ऑफ माइनर अगर 1500 से कम है तो फिर इंटायर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 1200 है तो पूरी 1200 एग्जेम्प्ट, 1500 होती पूरी 1500 एग्जेम्प्ट, 1600 की इनकम होती तो 1500 एग्जेम्प्ट, 100 रुपए टैक्सेबल। बोलो बेटा बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन जरा सा मेरा एक छोटा है ना, मैं आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए एक इंसान के 3 माइनर चाइल्ड है, ए बी सी, तीनों माइनर, और इनकम हुई माइनर की कितनी कितनी हुई, और कोई टैलेंट नहीं, तीनों के अंदर नालायक हैं तीनों, कोई टैलेंट नहीं। इनकम हुई इसकी 1200 रुपए की, इसकी 1600 रुपए की, और इसकी 1000 रुपए की, पूरे साल की इनकम। सवाल ये आता है टोटल, अच्छा टोटल भी कर देता हूं, चलो टोटल करना है इन तीनों का जरा, 3800। सवाल ये आता है कि इनकम कितनी क्लब होगी। मान लो पापा की अदर इनकम ज्यादा थी, पापा, ये रहे पापा, ठीक है, पापा या मम्मी किसी की भी आप मान लो जिससे आपको प्यार हो, उसकी अदर इनकम ज्यादा थी, दोनों से प्यार आपको। अब कितनी टैक्सेबल करें? पेरेंट्स के हाथ में कितनी टैक्सेबल करें, कितनी क्लब करें? 100, 200, 500, 1500? क्योंकि देखिए 1500 रुपए पर बच्चे की छूट है, 3 बच्चे हैं, 4500 की छूट बनती है मेरे हिसाब से, और इनकम है केवल 3800। क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, 1500 रुपए प्रति बच्चे की छूट है कि नहीं है? 3 बच्चे हैं, छूट कितनी हो गई? 4500, और तीनों नालायकों ने मिलकर केवल 3800 रुपए कमाए, 1500 ईच लिखा है, ये मानता हूं मैं भी। तो कितना टैक्सेबल होगा? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन 0 रुपए, और एक ऑप्शन अगर आप कुछ और कह रहे हो तो वो। कुछ टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कि माइनस में होगा? होगा। अरे 4500 की छूट हो गई, 3800 का टैक्सेबल होगा? होगा टैक्सेबल, बिल्कुल होगा। क्यों? अलग अलग देखेंगे, इसमें 1200 तो पूरे 1200 की छूट, 1500 की छूट नहीं मिलेगी, जितनी इनकम या 1500 दोनों में कम। इसमें 1600 तो 1500 की छूट 100 टैक्सेबल, इसमें 1000 तो 1000 की छूट 0 टैक्सेबल, यानी अल्टीमेटली 100 रुपए टैक्सेबल होगा।
मतलब जब भी छूट देखना तो ऐसा मत करना कि टोटल देख लिया 3800, 4500 माइनस किया और आपने ये हो गया, ये आंसर आ गया। नहीं, मैथ्स नहीं कर रहा हूं बैठ के, टैक्स कर रहा हूं। अंतर समझ लेना, मैथ्स और टैक्स में बड़ा अंतर होता है। क्लियर? समझ गए? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्लबिंग खत्म हो गया। एक दो पॉइंट और हैं, आधे, बस इतना पॉइंट और है, इसको और देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं, क्लबिंग खत्म हो जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, किसी को है? हाँ बताया ना, हस्बैंड ने वाइफ को करी, वाइफ ने इसको करी, इसने इसको करी, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स भी हो गए, सब इंक्लूड हो जाएगा, पूरा चेक किया जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कर देंगे तो फिर आपको ही समझ में आना बंद हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब क्या है, ये दो पॉइंट्स क्या है? पहले ये वाला पॉइंट छोटा सा है, एचयूएफ समझते हैं? एचयूएफ, एचयूएफ क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो एचयूएफ के होते हैं, एचयूएफ ने अपने पैसों से खरीदे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एचयूएफ के जो मेंबर है उनके होते हैं। मान लीजिए आप किसी एचयूएफ के मेंबर हैं और आपने अपने पैसों से कोई एसेट खरीदा था, कोई घर, बंगला, एफडी, आपके अपने पैसे थे, और आपने क्या किया, वो एसेट अपनी एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर दिया। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? वो थी आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल एसेट, और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एचयूएफ के नाम पे। तो क्या उसकी इनकम एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, आप ही के हाथ में क्लब होगी। लोग ऐसा क्यों करने की कोशिश करते हैं? इससे क्या फायदा होता है? एचयूएफ को अलग 2.5 लाख की छूट है, एचयूएफ के लिए भी तो स्लैब था, तो थोड़ी इनकम वहां डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी करेंगे तो भी फंसेंगे। पढ़ के देखते हैं, वेयर इंडिविजुअल, कौन अगर मेंबर है एचयूएफ का, ट्रांसफर करता है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसने अपने पैसों से खरीदी थी। प्रॉपर्टी जब हम लोग बोलते हैं ना, तो केवल वो बंगला अंगला नहीं दिमाग में चलाना, प्रॉपर्टी में मूवेबल भी आ जाएगा और इमूवेबल, यानी कोई भी एसेट। आपने अपना सेल्फ एक्वायर्ड एसेट ट्रांसफर कर दिया एचयूएफ को, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो हेडिंग क्या पड़ी थी? हेडिंग पड़ी थी इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। कन्वर्टेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? आपने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर दी, वो थी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। और कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की इनकम एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में होगी? आप ही के हाथ में, जिसकी वो एसेट था। द इनकम derived from the converted property shall be included in the income of transferor। क्लबिंग के प्रोविजंस खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। बस एक रिकवरी का एक ये बचा हुआ है। ये क्यों लाया गया था ये आपको समझा देते हैं, एक लाइन का है। कोई डाउट तो नहीं किसी का? ये क्या है समझाते हैं। देखिए, जैसे आपने अभी तक बहुत सारे क्लबिंग के सेक्शंस पढ़े कि सेक्शन 60 था, 61, बहुत सारे थे, जहां पे आपने पढ़ा टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के हाथ में। जैसे मनीष का एक एग्जाम्पल सबसे ऊपर लिया था हम लोग ने, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। तो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के हाथ में अगर क्लबिंग होगी। टैक्स किससे मांगेंगे? ट्रांसफरर से। अगर क्लब हो रही है ट्रांसफरर के हाथ में, तो टैक्स किसको भरने की जिम्मेदारी है? ट्रांसफरर को भरने की जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को इनकम ट्रांसफर कर दी, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी कि आपके फ्रेंड के हाथ में? आपके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। टैक्स किससे मांगेंगे? आपसे। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, आप भाग गए, आप छोड़ के चले गए, आप नीरव मोदी हो गए, आप टैक्स नहीं दे पा रहे, आप टैक्स किससे मांगे? आप समझिए, लॉ मेकर ने अपने हित को सेव करने के लिए कि कल को ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, उसने पॉइंट डाल दिया कि हम रिकवरी जो है टैक्स की पहले तो ट्रांसफरर से करेंगे क्योंकि क्लब उसके हाथ में। लेकिन अगर हम ट्रांसफरर से रिकवरी नहीं कर पाए तो हम ट्रांसफरी से टैक्स ले लेंगे। ट्रांसफरी ये नहीं कहेगा कि जब टैक्सेबल उसके हाथ में तो हमसे क्यों, हमें तो टैक्स चाहिए, हम पहले किसके हाथ से, ये अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने डाला। हम टैक्सेबल किसके हाथ में? ट्रांसफरर। मांगेगी भी किससे? टैक्स, ट्रांसफरर। लेकिन जब बिल्कुल हार जाएंगे, उससे ले ही नहीं पा रहे, वसूल ही नहीं पा रहे, तो ट्रांसफरी से भी लिया जा सकता है। ट्रांसफरी लीगली ये नहीं कह सकता जब मेरी इनकम हाथ में, मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं तो मैं क्यों टैक्स दूं। तो ये तो तुमको तब समझना चाहिए था जब तुम उसकी ऐसी टैक्स के इवेजन के तरीके में शामिल हो रहे थे। तो आपसे भी लिया जा सकता है, बट ये समझ गए ये कब जरूरत पड़ेगी? जब कौन नहीं दे पा रहा होगा टैक्स, ट्रांसफरर। पढ़ लो, रिकवरी के लिए डुअल लायबिलिटी होती है दोनों की। टैक्स ऑन इनकम ऑफ अदर पर्सन जो इंक्लूड हुआ है आपकी इनकम पे, कैन आइदर बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी और अदर पर्सन। ठीक है ना जी? अब बताओ, आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई? अच्छा था, क्लबिंग अच्छा है, आज घर जाकर के इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना।
एक बार सुबह उठने से पहले और एक बार रात में सोने के बाद रिवाइज करते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।